चैप्टर 18 पायरो का भाषण। फ्रैंकलिन क्लार्क अगली दोपहर 3 बजे पहुंचा और बिना इधर उधर की बातें किए सीधा मुद्दे पर आ गया। मिस्टर पायरो, मैं खुश नहीं। खुश नहीं? मुझे कोई शक नहीं कि क्रोम एक काबिल अफसर है, मगर ईमानदारी से कहूँ तो वह मुझे गुस्सा दिला देता है। उसका सब कुछ जानता हूँ वाला रवैया। जब आप चर्चटन में थे तो मैंने आपके इन दोस्त को बताया था मेरे मन में क्या था, मगर मुझे अपने भाई के बहुत से काम निपटाने थे और मैं समय नहीं निकाल पाया। मिस्टर पायरो, मेरा ख्याल है कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो हेस्टिंग्स हमेशा कहता रहता है, बल्कि सीधे आगे बढ़ना चाहिए। हमें अगले अपराध के लिए तैयार होना चाहिए। तो आप सोचते हैं कि अगला अपराध होगा? आप नहीं सोचते? ज़रूर। मैं व्यवस्थित हो जाना चाहता हूँ। मुझे सही सही अपना विचार बताइए। मैं एक खास तरह का दल चाहता हूँ जो आपके अधीन काम करे, जिसमें मृतकों के दोस्त और रिश्तेदार हों। अच्छा विचार है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद है। हम लोग मिलकर सोचें तो ज़रूर कुछ न कुछ हाथ लग जाएगा। वैसे भी जब अगली धमकी आएगी तब सही जगह पर होने के कारण हम में से एक, मैं यह नहीं कहता कि ऐसा बहुत संभव है, लेकिन हो सकता है कि हम में से एक किसी ऐसे आदमी को पहचान ले जो घटना स्थल पर मौजूद रहा हो। मैं समझता हूँ मिस्टर क्लार्क, मगर याद रखिए कि एक दूसरे मृतकों के रिश्तेदार और दोस्त जीवन में आपके वर्ग से नहीं हैं। वे नौकरी पेशा हैं और अगर उन्हें थोड़ी छुट्टी भी मिलती होगी तो। फ्रैंकलिन क्लार्क ने बीच में ही टोक दिया। यही बात है, मैं अकेला ही ऐसा आदमी हूँ जो खर्चा उठाने की स्थिति में है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत धनवान हूँ, मगर मेरा भाई अमीर आदमी था और सब कुछ अंततः मेरे पास ही आएगा। मैं एक विशेष दल बनाना चाहता हूँ जिसके सदस्यों को उनके काम के लिए वही रकम दी जाएगी जितनी उन्हें आमतौर पर मिलती है, साथ में जो भी अतिरिक्त खर्चा हुआ हो। आप क्या चाहते हैं इस दल में कौन कौन हो? मैं यह सोच चुका हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में मिस बैगट बर्नर को लिखा था। एक तरह से यह उसका भी विचार है। मेरा सुझाव है कि मैं मिस बर्नर्ड और डोनाल्ड फ्रेजर, जो मृतिका का मंगेतर था, इस दल में हो। एंडोवर वाली उस औरत की एक भांजी भी। मिस बर्नर्ड को उसका पता मालूम है। मुझे नहीं लगता कि उसका पति हमारे काम का होगा। मैंने सुना है कि वह अक्सर नशे में धुत रहता है। मुझे यह भी लगता है कि बेटी बर्नर्ड के माता पिता काम करने के लिए कुछ ज्यादा बूढ़े हैं। और कोई नहीं? और मिस ग्रे? कहते कहते मैं कुछ लाल हो गया। ओह, मिस ग्रे! पायरो के अतिरिक्त दुनिया में और कोई भी इस तरह 2 शब्दों में व्यंग्य का हल्का सा पुट नहीं भर सकता। फ्रैंकलिन क्लार्क की उम्र लगभग 35 वर्ष कम लगने लगी। वह अचानक स्कूल में पढ़ते लड़के की तरह झेपू लगने लगा। देखिए मिस ग्रे, मेरे भाई के साथ 2 वर्ष से थी। वह इस जगह और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानती है। मैं तो 1.5 साल से बाहर था। पायरो ने उस पर रहम खाकर बातचीत को दूसरी ओर मोड़ दिया। आप तो पूर्व में रहे हैं ना, चीन में? हाँ, मेरा काम घूम घूम कर अपने भाई के लिए सामान खरीदना था। यह तो बहुत दिलचस्प रहा होगा। ओह मिस्टर क्लार्क, मुझे आपका विचार बहुत पसंद है। मैं कल ही हेस्टिंग्स को कह रहा था कि हत्याओं से संबंधित लोगों का दोबारा मिलना बहुत ज़रूरी है। सारी बातों को याद करके एक साथ जोड़ना और उनकी तुलना करना ज़रूरी है। जो भी हो, बात करना ज़रूरी है। बात करना और फिर बात करना। किसी सीधी सी बात से ही रोशनी दिखाई दे सकती है। चंद दिनों बाद ही यह खास दल पायरो के आवास पर मिला। जब सब आज्ञाकारी भाव से पायरो की ओर देखते हुए बैठे थे, जो बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन की तरह मेज पर मुख्य स्थान पर बैठा था, तो मैं उसके पास से गुजरा, ध्यान से देखते हुए और अपने मन पर पड़ी पहली छाप को पक्का करते हुए या सुधारते हुए। तीनों लड़कियां असाधारण रूप से आकर्षक, थोड़ा ग्रे का अद्भुत गोरा रंग, मैगन बर्नर का सावला आकर्षण, उत्तरी अमेरिका की आदिवासियों सा निश्चल चेहरा, काले कोट और स्कर्ट में सुंदर और दमकते चेहरे वाली मेरी ड्रॉयर, लंबा ऊंचा तांबे के रंग का बातूनी फ्रैंकलिन क्लार्क और चुपचाप रहने वाला डोनाल्ड फ्रेजर ठीक एक दूसरे के विपरीत थे।
पायरो अपने आप को रोक नहीं पाया और एक छोटा सा भाषण दे डाला। आप जानते हैं हम यहाँ किस लिए हैं? पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, अपने अलग ढंग से मैं भी। लेकिन यह उन लोगों का दोबारा मिलन है जो मरने वाली को निजी स्तर पर जानते हैं, जिससे ऐसे परिणाम निकल सकते हैं जो बाहर से की गई तहकीकात से नहीं निकल सकते। हमारे पास 3 हत्याएं हैं, एक बुजुर्ग औरत, एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी। सिर्फ एक चीज इन 3 लोगों को जोड़ती है, वह यह कि एक ही व्यक्ति ने इनको मारा है। इसका मतलब है कि वह एक आदमी इन तीनों अलग अलग जगहों पर था और जरूर काफी लोगों द्वारा देखा गया होगा। यह कहने की जरूरत नहीं कि वह एक पागल है जिसका पागलपन बहुत बढ़ चुका है। यह भी तय है कि उसके भारी रूप और हाव भाव से इस बात का पता नहीं चलता। और इस आदमी में, मैं आदमी कह रहा हूं मगर याद रहे औरत भी हो सकती है। पागलपन की सारी चालाकी भी है। अब तक वह अपने सारे निशान मिटाने में सफल रहा है। पुलिस के पास कुछ धुंधले संकेत है, लेकिन ऐसा ठोस कुछ नहीं जिस पर कार्यवाही की जा सके। फिर भी कुछ संकेत ऐसे होंगे जो धुंधले नहीं, स्पष्ट है। एक बात, यह कातिल बैक्सहिल आधी रात को नहीं आया और उसे सागर किनारे बी अक्षर से नाम शुरू होने वाली एक लड़की यूं ही टहलती हुई आसानी से नहीं मिल गई। क्या हमें इन सब में जाना जरूरी है? यह कहने वाला डोनाल्ड फ्रेजर था। शब्द जैसे किसी भीतरी पीड़ा के दबाव से निकले थे। उसकी ओर मुड़ते हुए पायरो ने कहा, हर बात में जाना जरूरी है साहिब। यहाँ आप अपनी भावना को बचाने के लिए, सोचने से बचने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अगर जरूरी हो तो मामले की तह तक जाने के लिए, उन्हें दुखाने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, इत्तेफाक ने एबीसी को कत्ल करने के लिए बेटी बर्नर्ड नहीं दे दी। यह उसका अपना सुझाव होगा, इसलिए सोचा समझा हुआ। कहने का मतलब है कि उसने पहले से ही जगह को अच्छी तरह देखा भाला होगा। उसने कई बातों की जानकारी ली होगी। एंडोवर में अपराध करने का सबसे अच्छा वक्त, बैक्सहिल का पूरा परिदृश्य, चार्ल्सटन में सर कारमाइकल की आदतें। कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई संकेत नहीं, हल्का सा भी, जिससे उसकी पहचान हो सके। मेरा मानना है कि आप में से एक, मुमकिन है हर कोई, कुछ ऐसा जानता है जो उसे पता नहीं कि उसे पता है। देर सवेर आप लोगों के आपसी सहयोग की वजह से कुछ न कुछ तो सामने आएगा और ऐसा महत्व पा लेगा जिसकी इस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक चित्र पहेली की तरह है। आप में से हर एक के पास चित्र का एक एक टुकड़ा हो सकता है बिना आपके जाने, लेकिन जिनको जोड़ा जाए तो वह पूरे चित्र का एक हिस्सा तो साफ बना देंगे। केवल शब्द, मैगन बर्नर्ड बोली। हैं? पायरो ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसको देखा। जो आप कह रहे हैं वह केवल शब्द है, उसका कोई मतलब नहीं। वह उसी निराशा भरी तीव्रता से बोली जिसके साथ मैं उसके व्यक्तित्व को जोड़ने लग गया था। मैडम, शब्द विचारों का भारी पहनावा होता है। मेरे ख्याल में मतलब है, मेरी ड्रॉयर बोली। कई बार आप बात करते समय ही अपना रास्ता साफ साफ देख पाते हैं। कई बार आपके जाने बिना कि यह कैसे हुआ, आपके विचार तय हो जाते हैं। बात करना कहीं न कहीं पहुंचाता जरूर है। अगर कम से कम बोला हुआ जरूरी जल्दी सुधारा जा सकता है को मानकर चलें तो हमें इस वक्त ठीक इसके उल्टे ही की जरूरत है, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। आपका क्या कहना है मिस्टर फ्रेजर? मिस्टर पायरो, आप जो कह रहे हैं मुझे उसे व्यवहार में ला पाने के बारे में शक है। तुम क्या सोचती हो थोरा? मैं सोचती हूँ कि किसी मुद्दे पर बातचीत करना अच्छा नियम है। मेरा ख्याल है कि आप सब हत्या से पहले की अपनी यादों को फिर से दोहराएं। क्या आप शुरू करेंगे मिस्टर क्लार्क? देखता हूँ। जिस सुबह कार की हत्या हुई मैं जल विहार करने गया था। मैंने 8 मछलियाँ पकड़ी। खाड़ी बहुत सुंदर है। दोपहर का खाना घर पर खाया। आयरिश स्टू था, मुझे याद है। झूले में सोया, फिर चाय, कुछ चिट्ठियाँ लिखी। डाक निकलने के लिए लेटर बॉक्स तक पहुंचा, नहीं पाया, इसलिए उन्हें डाक में डालने के लिए गाड़ी चलाकर पैंगटन गया। फिर रात का खाना, और यह कहते कहते वह मुझे कोई शर्म नहीं कि मैंने ई नेस्बिट की एक किताब पुनः पढ़ी जो मैं बचपन में पढ़ा करता था। फिर टेलीफोन की घंटी बजी। इसके आगे की जरूरत नहीं। अब सोचिए मिस्टर क्लार्क,
क्या आपको सुबह समंदर के तरफ जाते हुए रास्ते में कोई मिला था? बहुत से लोग। क्या आपको उनके बारे में कुछ याद है? इस वक्त तो कमबख्त कुछ भी याद नहीं। पक्का? चलो देखते हैं। मुझे एक बहुत मोटी औरत याद है। उसने धारीदार रेशमी पोशाक पहन रखी थी और मैंने सोचा क्यों, उसके 2 बच्चे भी थे। 2 नौजवान एक कुत्ते के साथ खेलते हुए, उसके लिए पत्थर फेंकते हुए। ओ हाँ, पानी में नहाती एक जवान लड़की जिसके हल्के रंग के बाल पानी में चींची की आवाज कर रहे थे। अजीब बात है, चीजें कैसे याद आ जाती हैं, जैसे एक तस्वीर बन रही हो। दिन में बाद में बगीचा, डाक के लिए जाते समय माली पानी दे रहा था। डाक के लिए जाते समय एक साइकिल सवार को लगभग टक्कर ही मार दी। बेवकूफ औरत लड़खड़ाती हुई और किसी दोस्त से चिल्लाकर बात करती हुई। मेरे ख्याल में बस इतना ही। पायरो मिस थोरा ग्रे की ओर मुड़ा। मिस ग्रे? थोरा ग्रे ने अपनी स्पष्ट आवाज में उत्तर दिया। सुबह मैंने सर कारमाइकल को पत्र लिखा, घर संभालने वाली नौकरानी से बात की, दोपहर को सिलाई का काम किया और खत लिखे। बहुत आम सा दिन था। रात को सोने भी जल्दी चली गई। मुझे हैरानी हुई कि पायरो ने आगे कुछ नहीं पूछा। मैं बोला, मिस बर्नर्ड, क्या आप अपनी बहन से आखिरी मुलाकात को याद कर सकती हैं? उसकी मौत से लगभग 1 पखवाड़ा पहले हुई थी। मैं शनिवार इतवार के लिए घर आई थी। मौसम अच्छा था। हम हेस्टिंग स्विमिंग पूल चले गए। आपने ज्यादातर क्या बातें की? मैंने अपनी विचार उसे बता दिए, मैगन ने कहा। उसके अलावा और क्या? उसने किस बारे में बात की? लड़की ने याद करने की कोशिश में भवें सिकोड़ी। उसने पैसे की तंगी के बारे में बात की, एक हैट और गर्मी में पहनने वाले 2 फ्रॉकों के बारे में जो उसने तभी खरीदे थे। उसने यह भी कहा कि वह कैफे में काम करने वाली लड़की माइली हिगली को नापसंद करती थी और हमने कैफे चलाने वाली औरत मैरियन की हंसी भी उड़ाई। और कुछ मुझे याद नहीं। उसने फिर मर्द का जिक्र नहीं किया। माफ कीजिए मिस्टर फ्रेजर, जिससे वह मिलती हो। मुझसे वह ऐसा जिक्र कभी नहीं करती, मैगन ने रुखाई से कहा। पायरो ने लाल बालों और चौड़े जबड़े वाले आदमी को संबोधित किया। मिस्टर फ्रेजर, मैं चाहता हूं आप मन को समय में पीछे ले जाएं। आपने बताया कि आप उस शाम कैफे में गए थे। आपका पहला इरादा तो यही था कि वहीं बैठकर बेटी के बाहर आने का इंतजार करें। क्या आपको कोई भी व्यक्ति याद है जिसे आपने देखा जिस समय आप वहां इंतजार कर रहे थे? बहुत से लोग तट पर सैर कर रहे थे। मुझे उनमें से कोई भी याद नहीं। माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप वाकई याद करने की कोशिश कर रहे हैं? मन कितना भी ख्यालों में खोया हो, आंख आदतन ही कुछ न कुछ देख लेती है, बिना अक्ल इस्तेमाल किए। मगर सही सही, युवक ने हट से कहा। मुझे कोई याद नहीं। पायरो सांस खींचकर मेरी ड्रॉयर की ओर मुड़ा। मैं समझता हूं आपको आपकी आंटी की चिट्ठियां आती थी। जी हाँ सर। आखिरी बार कब आई थी? हत्या से 2 दिन पहले सर। क्या लिखा था उसमें? आंटी ने लिखा था कि वह शैतान आया था और आंटी ने उसे डांटकर भगा दिया। इन शब्दों के लिए माफ करिएगा सर। यह भी कि बुधवार को वह मेरा इंतजार करेगी। वह मेरे छुट्टी का दिन होता है सर, और आंटी ने कहा कि हम पिक्चर देखने जाएंगे। उस दिन मेरा जन्मदिन था। शायद उस छोटे से उत्सव का ख्याल मेरी ड्रॉयर की आंखों में अचानक पानी ले आया। उसने सिसकी दबाई और उसके लिए माफी मांगी। मुझे माफ कीजिए सर, मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहती। रोने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ आंटी का ख्याल, हम दोनों के साथ होने का, उस खुशी का ख्याल। उस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया सर। मैं जानता हूं तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। हमेशा छोटी छोटी बातें ही हमें परेशान करती हैं, खासकर कोई तोहफा वगैरह, कुछ भी खुशगवार बात। मैंने एक बार एक औरत को सड़क दुर्घटना में कुचले जाते देखा। उसने नए जूते खरीदे थे। मैंने उसे वहां गिरे पड़े देखा और फटे हुए पार्सल को भी, जिसमें से वह अजीब से ऊंची एड़ी वाले जूते झांक रहे थे। उसने मुझे हिला दिया। वो इतने दयनीय लग रहे थे। अचानक मैगन गर्मजोशी से बोली, यह सच है, बिल्कुल सच। बेटी के मरने के बाद भी ऐसा ही हुआ था। माँ ने उसके लिए मोजे खरीदे थे। उसी दिन माँ बेचारी बिल्कुल टूट गई। मैंने उसे मोजे पकड़े रोते हुए देखा। वह बार बार कहती, मैंने यह बेटी के लिए खरीदे थे और उसने इन्हें देखा तक नहीं। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई।
वह सीधे फ्रैंकलिन क्लार्क की ओर देखती हुई आगे झुकी। अचानक उनके बीच परस्पर हमदर्दी उभर आई, तकलीफ में अपनापन। मैं जानता हूँ, वह बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी बातें जिन्हें याद करना ही दुखदाई है। डोनाल्ड फ्रेजर बेचैनी से बोला। थोड़ा ग्रे ने बातचीत का रुख बदल दिया। क्या हम आगे के लिए कोई योजना नहीं बना रहे? उसने पूछा। बेशक, फ्रैंकलिन क्लार्क ने आम लहजे में कहा। मैं समझता हूँ कि जब वह घड़ी आएगी, यानी जब चौथा खत आएगा, हमको अपनी अपनी ताकत एक दूसरे के साथ मिला लेनी चाहिए। तब तक हम सब अलग अलग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मुझे पता नहीं, अगर मिस्टर पायरो को लगता है कि कुछ ऐसा है जो तहकीकात में फ़ायदा करे, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। पायरो बोला। बहुत अच्छा, मैं उन्हें लिख लेता हूँ। उसने नोटबुक निकाल ली। कहिए मिस्टर पायरो, नंबर 1। हो सकता है उस वेट्रेस मिस हिगली को कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो। एक माइली हिगली, फ्रैंकलिन क्लार्क ने लिखा। मैं काम करने के 2 तरीकों का सुझाव देता हूँ। मिस बर्नर्ड, तुम आक्रामक तरीका आजमा सकती हो। आपको लगता है कि वह मेरे हाव भाव के अनुरूप है? उस लड़की से झगड़ा मोल ले लो। कहो कि तुम्हें मालूम है कि वह तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करती थी और यह कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे एक दूसरे पर दोष लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वह तुम्हें बता देगी कि तुम्हारी बहन के बारे में उसकी क्या राय थी। कोई अहम बात सामने आ सकती है। और दूसरा तरीका, मिस्टर फ्रेजर, क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि आप उस लड़की में दिलचस्पी दिखाने लग जाएं? क्या यह जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं, बस जांच का एक तरीका हो सकता है। क्या मैं अपना हाथ आजमाऊं? फ्रैंकलिन ने पूछा। मुझे काफी अनुभव है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आपको अपने काम भी देखने हैं, थोड़ा ग्रे ने तल्खी से कहा। फ्रैंकलिन का मुंह लटक गया। हाँ, वह बोला, है तो। फिर भी मुझे नहीं लगता कि अभी वहां करने का कुछ है, पायरो ने कहा। उसके लिए मिस ग्रे ज्यादा उपयुक्त हैं। थोड़ा ग्रे ने उसे टोका। देखिए मिस्टर पायरो, मैंने डेवन हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ओह, मैं यह बात समझा नहीं था। मिस ग्रे सब कुछ व्यवस्थित करने में मेरी मदद करने के लिए रुक गई, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। लेकिन जाहिर है कि वह लंदन में काम करना ज्यादा पसंद करेंगी। पायरो ने दोनों पर एक तीखी नजर डाली। लेडी क्लार्क कैसी है? उसने पूछा। थोड़ा ग्रे के गालों पर उभरा हल्का सा रंग देखते देखते मैंने क्लार्क के उत्तर को मुश्किल से सुना। काफी खराब है। वैसे मिस्टर पायरो, मैं सोच रहा था अगर आप डेवन जाकर उन्हें देख सके। मेरे वहां से आने से पहले उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। वह अक्सर लोगों को लगातार 2 दिन से ज्यादा नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप यह जोखिम लेना चाहते हैं, बेशक मेरे खर्चे पर ही। जरूर मिस्टर क्लार्क, परसों का दिन तय करें। बहुत अच्छा है, मैं नर्स को बता दूंगा और वह बेहोशी लाने वाली दवा को उसी हिसाब से देगी। पायरो ने मेरी से कहा। और तुम, मैं सोचता हूँ कि तुम एंडोवर में ही काम कर सकती हो। बच्चों को टटोलो। बच्चों को? हाँ, बच्चे अजनबियों से आसानी से बात नहीं करते, मगर जिस गली में तुम्हारी आंटी रहती थी वहां तुम पहचानी जाती हो। उस समय बहुत से बच्चे वहां खेल रहे थे। हो सकता है उन्होंने देखा हो तुम्हारी आंटी की दुकान में कौन आया गया। मैं और मिस ग्रे क्या करें? क्लार्क ने पूछा। अगर मैं बैक्सहिल नहीं जा सकता तो? मिस्टर पायरो, थोड़ा ग्रे बोली। तीसरे खत पर डाक टिकट कहाँ का था? पुटनी का। वह सोचती हुई बोली, SW15 पुटनी, यही ना? हैरानी है कि अखबारों ने इसके हिस्से सही लिखे। यह इस बात का संकेत है कि ABC लंदन वासी है। लगता तो यही है। उसे बाहर खींचा जा सकता है, क्लार्क ने कहा। मिस्टर पायरो, कैसा रहेगा अगर मैं अखबार में कुछ ऐसा इश्तेहार दूं? ABC, बहुत जरूरी। हरकुल पायरो तुम्हारे पीछे, मेरे चुप रहने के लिए 100 पाउंड XYZ। इसका भांडा भी नहीं, इतना भोंडा भी नहीं, लेकिन आप विचार समझ सकते हैं। हो सकता है यह उसे सामने ला सके। हाँ, यह मुमकिन है। हो सकता है वह मुझे निशाना बनाना चाहे। मैं समझती हूँ कि यह बहुत बेवकूफाना और खतरनाक होगा, मिस ग्रे ने तेजी से कहा। क्या ख्याल है मिस्टर पायरो? आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मेरा अपना विचार है कि ABC इतना चालाक होगा कि जवाब नहीं देगा। पायरो थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर क्लार्क कि आप दिल से अभी लड़के ही हैं। अगर बिना अपमान किए मैं यह कह सकता हूँ तो।
फ्रैंकलिन क्लार्क को लज्जित सा लगा। अपनी नोटबुक को देखते हुए वह बोला, हम शुरुआत कर रहे हैं। एक मिस बर्नर्ड और मिस माइली, 2 मिस्टर फ्रेजर और मिस हिगली, 3 एंडोवर में बच्चे और 4 विज्ञापन। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी खास बढ़िया है, लेकिन इंतजार करते हुए करने को कुछ होगा। वह उठ खड़ा हुआ और चंद मिनटों में ही मीटिंग बर्खास्त हो गई। चैप्टर 19 स्वीडन के रास्ते से। पायरो वापस अपनी जगह पर जा बैठा और कोई धुन गुनगुनाने लगा। दुर्भाग्य कि वह इतनी अक्लमंद है। कौन? मैगन बर्नर्ड। केवल शब्द वह डपट कर कहती है, एकदम समझ जाती है कि जो मैं कह रहा हूं उसका कोई मतलब ही नहीं। बाकी हर कोई मेरे झांसे में आ गया था। मुझे लगा कि वह सच हो सकता था। हाँ, सच हो सकता था, लेकिन बस उसे समझ में आ गया। तो जो तुम कह रहे थे तुम्हारा वह मतलब नहीं था क्या? जो मैं कह रहा था वह एक ही वाक्य में कहा जा सकता था। इसके बावजूद मैं अपनी मर्जी से खुद को दोहराता रहा, मिस मैगन के अलावा और किसी को इस बात का एहसास हुए बिना। लेकिन क्यों? अरे, काम आरंभ करने के लिए, सबको यह एहसास दिलाने के लिए कि हमारे पास करने को काम था, संवाद शुरू करने के लिए। तो तुम्हें नहीं लगता कि इनमें से एक भी तरीका हमें कहीं पहुंचाएगा? ऐसा तो हमेशा संभव होता है। वह दबी हंसी हंसा। ट्रेजेडी के बीच में हम कॉमेडी शुरू कर देते हैं, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? इंसानी नाटक हेस्टिंग्स, एक पल के लिए सोचो। यहाँ लोगों के 3 समूह हैं, जिसमें एक ट्रेजेडी ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तत्काल ही एक दूसरा नाटक आरंभ हो जाता है पूरी तरह। क्या तुम्हें इंग्लैंड में मेरा पहला केस याद है? अब तो बहुत साल हो गए। मैंने ऐसे 2 लोगों को मिलाया था जो एक दूसरे से प्यार करते थे, उनमें से एक को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करवाकर। इससे छोटी कोई भी चीज यह नहीं कर सकती थी। मौत के घेरे में ही हम जिंदा होते हैं हेस्टिंग्स। मैंने देखा है कि कत्ल एक बहुत बड़ी शादी करवाने वाला है। सच में पायरो, मैं नाराज होकर चीखा। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई भी और कुछ नहीं सोच रहा था सिवाय, ओ मेरे दोस्त, तुम्हारा अपना क्या? मैं? हाँ, वे लोग जैसे ही गए, क्या तुम दरवाजे से ही एक धुन गुनगुनाते हुए नहीं आए? आदमी बिना निर्दयी हुए भी ऐसा कर सकता है। जरूर, मगर उस धुन ने मुझे तुम्हारे मन की बात बता दी। अच्छा? हाँ, गुनगुनाना बेहद खतरनाक है। इससे अर्धचेतन मन का पता चल जाता है। जो धुन तुम गुनगुना रहे थे, मेरे ख्याल में वह युद्ध के समय की है। इस तरह पायरो बहुत ही खराब और बनावटी आवाज में गुनगुनाने लगा। कभी मैं गहरे रंग के बालों वाली लड़की से प्यार करता हूँ, कभी सुनहरे बालों वाली से जो स्वीडन के रास्ते ईडन से आई है। इससे ज्यादा और क्या मन की बात प्रकट कर सकता है? सच में पायरो, मैं गुलाबी होता हुआ बोला, यह कुदरती है। तुमने ध्यान दिया कि किस तरह अचानक फ्रैंकलिन क्लार्क मिस मैगन के लिए हमदर्दी हो गई। कैसे मैं आगे झुककर उसे देखने लगा, और इस पर भी ध्यान दिया कि मिस थोराग्रे इस पर कितनी नाराज हो गई थी। और डोनाल्ड फ्रेजर वह। पायरो, मैंने कहा, तुम्हारा दिल लाइलाज भावुक है। बिल्कुल नहीं, भावुक तुम हो हेस्टिंग्स। मैं इस बात पर गर्म बहस करने ही वाला था कि उसी क्षण दरवाजा खुला। मुझे आश्चर्य हुआ कि अंदर आने वाली थोराग्रे थी। मुझे वापस आने के लिए क्षमा करें, वह शांति से बोली, मगर कुछ है मिस्टर पायरो जो मैं आपसे कहना चाहूंगी। जरूर मिस, आप बैठिए। वह बैठ गई और पल भर के लिए हिचकी, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। बात केवल इतनी सी है मिस्टर पायरो। मिस्टर क्लार्क ने बड़ी उदारता से सबको यह समझा दिया कि मैं कॉमस्टोन अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी। मैं बहुत दयालु और वफादार व्यक्ति हैं। वे बहुत दयालु और वफादार व्यक्ति हैं, मगर सच तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रुकने के लिए तैयार थी। कला संग्रहों को लेकर बहुत काम किया जा सकता है। लेडी क्लार्क चाहती थी कि मैं चली जाऊं। मैं उसे काफी गुंजाइश दे सकती हूँ। वह बहुत बीमार है और जो दवाइयाँ उसे दी जा रही हैं उनके कारण उसका दिमाग बहुत गड़बड़ा गया है। उन्होंने उसे शक्की और कल्पनाशील बना दिया है। वह बिना कारण मुझे नापसंद करने लगी और हट करने लगी कि मैं उस घर से चली जाऊं। मैं लड़की के साहस की सराहना किए बिना नहीं रह सका। उसने तथ्यों के ऊपर मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश नहीं की जैसा कई लोग करते हैं, बल्कि प्रशंसनीय साफ गोई के साथ सीधे मुद्दे पर आ गई। मेरा दिल प्रशंसा और सहानुभूति से उसकी तरफ झुक गया।
तुम्हारा यहाँ आना और हमें यह सब बताना बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। सच को अपनाना हमेशा बेहतर होता है, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं मिस्टर क्लार्क की बहादुरी के पीछे छुपना नहीं चाहती, वह बहुत उदार व्यक्ति हैं। उसके शब्दों में एक जोश था, स्पष्ट था कि वह फ्रैंकलिन क्लार्क को काफी पसंद करती थी। आप बहुत ईमानदार रही हैं मिस, पायरो बोला। मेरे लिए यह एक तरह का झटका है, थोरा ने उदासी से कहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लेडी क्लार्क मुझे इतना नापसंद करती थी, बल्कि मैं तो हमेशा सोचती थी कि वह मुझे पसंद करती थी। उसने मुंह बनाया। इंसान जिंदगी जी कर ही सीखता है। वह उठ खड़ी हुई। मैं यही कहने आई थी, गुड बाय। मैं उसे छोड़ने नीचे तक गया। मैं यह उसका साहस मानता हूँ। कमरे में वापस आकर मैंने कहा, उस लड़की में हिम्मत है और सोच विचार भी। सोच विचार से तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब कि उसमें आगे देखने की काबिलियत है। मैंने शक से उसकी ओर देखा। वह सच में एक सुंदर लड़की है, मैंने कहा, और बहुत सुंदर कपड़े भी पहनती है। क्रैप मार्किल और फर का कॉलर, एकदम नया फैशन। तुम औरतों की टोपियां बेचने वाले हो पायरो? मैं तो कभी ध्यान भी नहीं देता किसी ने क्या पहना हुआ है। तुम्हें नग्नवादियों की बस्ती में जाकर रहना चाहिए। मैं नाराज होकर उत्तर देने ही वाला था कि अचानक विषय बदल गया। जानते हो हेस्टिंग्स, मैं अपने मन से यह विचार नहीं निकाल पा रहा कि आज दोपहर को हमारी बातचीत में कुछ ऐसा कहा गया जो महत्वपूर्ण है। यह अजीब बात है। मैं कह नहीं सकता कि वह क्या था। बस मन में आया एक विचार जो मुझे किसी ऐसी बात की याद दिलाता है जो मैंने पहले भी सुनी या देखी है। चर्स्टन में कुछ? नहीं, चर्स्टन में नहीं, उससे पहले। कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा। शायद मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, हंसा और एक बार फिर गुनगुनाने लगा। वह लड़की एक फरिश्ता है, नहीं, स्वीडन के रास्ते ईडन से। पायरो, जहन्नुम में जाओ। चैप्टर 20, लेडी क्लार्क। जब हम दोबारा कॉम साइट पहुंचे तो वहां हवा में गहरी उदासी छाई थी। शायद कुछ हद तक यह मौसम की वजह से हो सकता था। नमी भरा सितंबर का महीना था। हवा में सरद का रंग लिए और इसमें भी संदेह नहीं कि कुछ हद तक बंद पड़े घर का असर था। नीचे की मंजिल के कमरे बंद थे और जिस छोटे से कमरे में हमें ले जाया गया उसमें ताज़ा हवा की कमी और सीलन की गंध थी। एक योग्य दिखने वाली नर्स अपनी आस्तीन की कलफ लगी मोहरी को खींचती हुई हमारे पास आई। मिस्टर पायरो, उसने फुर्ती से पूछा। मैं नर्स कैपस्टिक हूँ। मुझे मिस्टर क्लार्क का पत्र मिला था कि आप आ रहे हैं। पायरो ने लेडी क्लार्क का हाल पूछा। बुरा नहीं, पूरी स्थिति को देखते हुए। मुझे लगा पूरी स्थिति को देखते हुए से आशय था कि वह मृत्युदंड के साए तले थी। ज्यादा सुधार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ नए उपचार ने उनका कष्ट कम कर दिया है। डॉक्टर लोगन उनकी हालत से काफी खुश हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं कि वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं होंगी? इस साफ बयानी पर थोड़ा चौंकती हुई नर्स कैपस्टिक बोली, ओह, वास्तव में हम ऐसा कहते कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि उनके पति की मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। मिस्टर पायरो, जो मैं कह रही हूँ अगर आप वह समझे तो उनके लिए आघात इतना बड़ा नहीं था जितना हो सकता था। अगर उनकी सेहत और शक्ति बेहतर होती तो उनकी इस हालत में उनके लिए चीजें धुंधली हैं। यह पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने पति से बहुत प्रेम था और पति को उनसे? जी हाँ, वे एक खुश दंपति थे। बेचारे मिस्टर क्लार्क उनके लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान रहते थे। एक डॉक्टर के लिए यह और भी कठिन स्थिति होती है। वह अपने आप को झूठी आशा पर खुश नहीं रख सकते। मुझे डर है कि इस बात को लेकर आरंभ में तो सरकार के मन पर बहुत बोझ रहा। आरंभ में, उसके बाद नहीं। धीरे धीरे आदत हो जाती है। नहीं, आप फिर सर कारमाइकल के पास उनका कला संग्रह था। शौक इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत होता है। वह कभी कभी नीलामियों पर जाया करते थे, जिसके बाद वह और मिस ग्रे संग्रहालय को नई सूचियां वगैरह बनाकर नए सिरे से व्यवस्थित करते। ओह हाँ, मिस ग्रे, वह यहाँ से चली गई है ना? हाँ, मुझे अफसोस है, लेकिन कभी कभी बीमार औरतों को इस तरह के वहम हो जाते हैं और उनके साथ बहस नहीं हो सकती। हथियार डाल देना बेहतर होता है। मिस ग्रे इस मामले में बहुत समझदार थी। क्या लेडी क्लार्क उसे हमेशा से नापसंद करती थी? नहीं, मतलब कि नापसंद नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि शुरू में वह उसे पसंद करती थी।
मुझे आपके साथ यूं गप्पे नहीं लगानी चाहिए। मेरी मरीज सोच रही होगी हमें क्या हो गया। वह दूसरे मंजिल पर एक कमरे में ले गई जो पहले कभी सोने का कमरा रहा होगा। उसे अब एक खुशनुमा बैठक का रूप दे दिया गया था। लेडी क्लार्क खिड़की के पास एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठी थी। वह बेहद दुबली थी और उसके चेहरे पर बहुत पीड़ा सहने वाली जैसी निराशा और चिंता की छाप थी। उसकी आंखों के ख्यालों में दूर कहीं खोए होने का भाव था और मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों की पुतलियां सुई की नोक सी थी। यह मिस्टर पायरो हैं जिन्हें आप मिलना चाहती थी, नर्स कैप्स्टिक ने अपनी ऊंची प्रफुल्ल आवाज में कहा। ओह हाँ मिस्टर पायरो, लेडी क्लार्क ने अस्पष्ट स्वर में कहा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया। मेरा दोस्त कैप्टन हेस्टिंग्स। लेडी क्लार्क, आप कैसे हैं? आप दोनों का आने के लिए शुक्रिया। हम लोग उसके अस्पष्ट से इशारे के अनुसार बैठ गए। एक चुप्पी छाई थी। लेडी क्लार्क किसी ख्वाब में खो गई लगती थी। जल्दी ही कोशिश करके वह उसके बाहर आई। कार के बारे में था ना? कार की मृत्यु के बारे में? हाँ वहीं। उसने सिर हिलाते हुए सांस खींची, लेकिन ऐसे जैसे अभी भी कहीं और हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वह पल दो पल के लिए सोचती रही। कार ताकतवर था, अपनी आयु के लिए असाधारण, कभी बीमार नहीं हुआ। वह लगभग 60 वर्ष का था, लेकिन लगता 50 का था। हाँ, बहुत ताकतवर। वह वापस अपने सपने में खो गई। पायरो कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि कुछ दवाएं उन्हें लेने वालों को अंततः समय का आभास देती हैं। अचानक लेडी क्लार्क बोली, हाँ, आपका आना प्रशंसनीय है। मैंने फ्रैंकलिन से कहा था। उसने कहा कि वह आपको यह बात बताना नहीं भूलेगा। मुझे उम्मीद है कि फ्रैंकलिन बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दुनिया देख चुकने के बाद भी वह इतनी जल्दी बहकावे में आ जाता है। पुरुष ऐसे ही होते हैं, वे हमेशा लड़के ही रहते हैं, खासकर फ्रैंकलिन। वह आवेगशील है, पायरो बोला। हाँ, और बहुत उदार भी। इस अर्थ में मर्द बहुत मूर्ख होते हैं। उसकी आवाज़ में धीरे धीरे मध्यम हो गई। उसने बीमारी के कारण आ गई अधीरता से सिर हिलाया। हर चीज़ इतनी अस्पष्ट है मिस्टर पायरो। अपना शरीर भी झंझट लगता है, खासकर जब वह आप पर हावी हो जाए। आपको और किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पीड़ा रुकेगी या नहीं, कोई और चीज़ मायने ही नहीं रखती। जानता हूँ लेडी क्लार्क, यह जीवन की त्रासदियों में से एक है। मैं खुद को बहुत बेवकूफ़ महसूस कर रही हूँ। यह भी याद नहीं कर पा रही मैं आपसे क्या कहना चाहती थी। क्या आपके पति की मृत्यु के बारे में कुछ था? कार की मृत्यु? हाँ शायद। पागल बेचारा, मेरा मतलब है हत्यारा। आजकल इतना शोर, इतनी तेज रफ्तार है, लोग सह नहीं पाते। मैं पागलों के लिए हमेशा हमदर्दी महसूस करती हूँ। उनको दिमाग में ज़रूर कुछ अजीब सा लगता होगा और फिर बंद रहना बहुत भयानक लगता होगा। लेकिन कोई और कुछ कर भी क्या सकता है अगर वे लोगों को मारते रहते हैं तो? उसने जैसे हल्की पीड़ा से सिर हिलाया। आपने अभी तक उसे पकड़ा नहीं? उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं। वह उस दिन यहीं कहीं घूम रहा होगा। बहुत सारे अजनबी थे लेडी क्लार्क, आजकल छुट्टियों का मौसम है। हाँ, मैं भूल गई थी, लेकिन वे नीचे सागर तट पर ही रहते हैं, ऊपर घर तक नहीं आते। उस दिन कोई अजनबी घर तक नहीं आया था। कौन कहता है? लेडी क्लार्क ने अचानक स्फूर्ति से पूछा। पायरो हैरान हो गया। नौकर, वह बोला। मिस ग्रे। लेडी क्लार्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा। वह लड़की झूठी है। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। पायरो ने एक निगाह मेरी ओर डाली। लेडी क्लार्क उत्तेजना में बोलती रही। मुझे वह पसंद नहीं थी। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। कार उसे बहुत मानता था। उसके अनाथ और दुनिया में अकेले होने के बाद मैं कहता ही रहता था, अनाथ होने में क्या बुराई है। कई बार तो यह गुप्त लाभ भी होता है। हो सकता है आपका पिता बेकार हो और माँ पियक्कड़, तब आपके पास शिकायत करने को कुछ होगा। क्लार्क कहता था कि वह कितनी बहादुर थी और काम करने में कितनी अच्छी। मैं कह सकती हूँ कि वह अपना काम ठीक से करती थी, लेकिन यह नहीं जानती इसमें बहादुरी कहाँ से आई। आप उत्तेजित मत होइए डियर, नर्स कैप्स्टिक ने बीच में ही कहा। हम आपको यूं थका नहीं सकते। मैंने उसे फौरन रवाना कर दिया। फ्रैंकलिन ने यह सुझाव देने की ठिठाई भी की कि वह मेरे लिए राहत हो सकती थी। मेरे लिए राहत? बेशक, मैं जितनी जल्दी उससे छुटकारा पाऊं उतना अच्छा। मैंने यही कहा। फ्रैंकलिन बेवकूफ़ है। मैं नहीं चाहती कि वह उसके साथ फंसे। वह सिर्फ एक लड़का है। मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए।
अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे 3 महीने की तनख्वाह दे देती हूँ। मैंने कहा, लेकिन यह यहाँ से जाएगी। मैं इसे एक दिन के लिए भी घर के अंदर नहीं चाहती। बीमार होने में एक बात तो है, पुरुष आपसे बहस नहीं कर सकते। फ्रैंकलिन ने वही किया जो मैं चाहती थी और वह यहाँ से चली गई, मेरे ख्याल में एक शहीद की तरह ज्यादा मिठास और बहादुरी के साथ। डियर, इतनी उत्तेजित मत हो, यह आपके लिए नुकसानदेह है। लेडी क्लार्क ने हाथ के इशारे से नर्स कैप्स्टिक को परे कर दिया। उसे लेकर तुम भी औरों की तरह ही बेवकूफ थी। ओह लेडी क्लार्क, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वाकई सोचती थी मिस ग्रे बहुत अच्छी थी, देखने में रुमानी जैसे किसी उपन्यास से निकली हो। मैं तुम सबको सहन नहीं कर सकती, लेडी क्लार्क ने दुर्बल आवाज में कहा। अब वह चली गई माय डियर, एकदम चली गई हैं। लेडी क्लार्क ने कुछ अधीरता से सिर हिलाया मगर उत्तर नहीं दिया। पायरो ने पूछा, आपने यह क्यों कहा कि मिस ग्रे झूठी हैं? क्योंकि वह हैं। उसने आपको बताया कि घर पर कोई अजनबी नहीं आया। हाँ ठीक है, मैंने इसी खिड़की से अपनी आंखों से उसे दरवाजे पर किसी अजनबी से बात करते हुए देखा था। कब? जिस दिन कार की मृत्यु हुई उस सुबह लगभग 11 बजे। वह आदमी कैसा दिखता था? एक आम आदमी की तरह, कुछ खास नहीं। कुलीन या व्यापारी? व्यापारी नहीं, फटीचर सा। याद नहीं कर पा रही। दर्द की एक लहर अचानक उसके चेहरे पर उभरी। मेहरबानी करके अब आप चले जाइए, मैं थोड़ा थक गई हूँ। नर्स। हमने इशारे का पालन किया और चले गए। यह एक अजीब कहानी है, मैंने लंदन वापस जाते हुए पायरो से कहा, मिस ग्रे और एक अजनबी के बारे में। तुमने देखा हेस्टिंग्स, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही है। हमेशा कुछ न कुछ खोज निकालने को होता ही है। लड़की ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला और यह क्यों कहा कि उसने किसी को नहीं देखा? मैं 7 अलग अलग कारण सोच सकता हूँ। एक तो बेहद सीधा सरल, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैंने पूछा। शायद यह तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए निमंत्रण है, लेकिन हमें अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात का उत्तर पाने के लिए सबसे आसान तरीका है सीधे उसी से पूछ लेना। और मान लो कि वह हमें एक और झूठ सुना देती है। यह तो बहुत दिलचस्प होगा और बहुत अर्थ भरा भी। यह सोचना तो बहुत भयानक है कि उस तरह की लड़की एक पागल का साथ दे रही है। बिल्कुल सही, इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं कुछ देर सोचता रहा। एक सुंदर लड़की को काफी मुश्किल होती है। मैंने एक सांस भरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अपने मन से यह ख्याल निकाल दो। यह सच है, मैंने दोहराया। हर कोई उसके खिलाफ है क्योंकि वह खूबसूरत है। तुम अनाप शनाप बोल रहे हो दोस्त। कॉम्साइड में उसके खिलाफ कौन था? सर कारमाइकल, फ्रैंकलिन क्लार्क, नर्स कैप्स्टिक, लेडी क्लार्क तो थी। प्यारे, तुम्हारे दिल में खूबसूरत लड़कियों के लिए बहुत हमदर्दी है। मुझे बूढ़ी बीमार औरतों से हमदर्दी होती है। हो सकता है लेडी क्लार्क ही साफ साफ देख पाती हो और उसका पति फ्रैंकलिन क्लार्क और नर्स कैप्स्टिक चमगादड़ की तरह अंधे हो और कैप्टन हेस्टिंग्स भी। तुम्हें उसके खिलाफ कोई शिकायत है पायरो? मुझे ताज्जुब हुआ कि अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद इसलिए कि तुम्हें रुमानी होते देखकर मुझे अच्छा लगता है। तुम हमेशा एक सच्चे शूरवीर हो, विपदा में पड़ी युवतियों को बचाने को तैयार, सुंदर युवतियां बिना शक। तुम कितने हास्यप्रद हो पायरो। हंसी न रोक पाते हुए मैंने कहा, भाई हर वक्त दुखियारे बनकर भी तो नहीं रहा जा सकता। मैं अब इस ट्रेजेडी से पैदा होने वाले इंसानी मुद्दों से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ। यहाँ पर पारिवारिक जीवन से जुड़े 3 प्रकार के नाटक हैं। सबसे पहले एंडोवर, मिसेस एसर की दुखभरी तमाम जिंदगी, उसकी तकलीफें, उसका अपने जर्मन पति को सहारा, उसकी भांजी का उसके प्रति प्रेम। इसी पर एक उपन्यास लिखा जा सकता है। फिर बैक्सिल, खुश रहने वाला आराम पसंद पिता, एक दूसरे से इतनी अलग अलग 2 बेटियां, एक नर्म सुंदर और दूसरी गंभीर दृढ़ निश्चय वाली मैगन, प्रखर और सच के लिए जोश भरी, और दूसरी तरफ अपने पर काबू रखने वाला स्कॉटमैन, बेहद ईर्ष्यालु और मरने वाले की पूजा करने वाला। अंत में चर्स्टन परिवार, मरती हुई पत्नी और अपने कला संग्रह में लीन पति, मगर संवेदना से अपनी मदद करने वाली लड़की के प्रति कोमलता और सहानुभूति से भरा हुआ और स्फूर्ति से भरा आकर्षक, दिलचस्प छोटा भाई, अपनी लंबी यात्राओं के कारण रोमानियत लिए शानदार। समझो हेस्टिंग, जिंदगी की आम रफ्तार में इन तीनों नाटकों की घटनाएं कभी एक दूसरे को नहीं छूती।
बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए अपनी तरह से होती रहती। जिंदगी के बदलाव और संयोग। हेस्टिंग्स, मैं कभी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यह पैडिंगटन है। मैं केवल यही उत्तर दे सका। मुझे लगा कि बुलबुले को फोड़ देने का वक्त आ गया था। हमारे व्हाइट हेवन पहुंचते ही हमें बताया गया कि कोई सज्जन पायरो से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा फ्रैंकलिन होगा या शायद जेब, मगर मुझे हैरानी हुई कि वह डोनाल्ड फ्रेजर था। वह काफी शर्मिंदा सा लग रहा था और उसका ठीक से न बोल पाना पहले से ज्यादा देखा जा सकता था। पायरो ने उसे अपने आने का कारण बताने के लिए जोर नहीं दिया, बल्कि सैंडविच और वाइन के लिए पूछा। जब तक वो आ नहीं गए पायरो अकेला ही बोलता रहा, बीमार औरत के लिए हमदर्दी और संवेदना के साथ। जब तक हमने सैंडविच खत्म करके वाइन के घूंट नहीं ले लिए, तब तक उसने बातचीत को व्यक्तिगत मोड़ नहीं दिया। आप बैक्सहील से आए हैं मिस्टर फ्रेजर? जी हाँ। माइली हिगली के साथ कोई सफलता? माइली हिगली? फ्रेजर ने सोचते हुए नाम दोहराया। ओह, वह लड़की? नहीं, उस मामले में अभी कुछ नहीं हुआ। वह रुक गया और घबराहट में उसके हाथ एक दूसरे से घुट गए। पता नहीं मैं आपके पास क्यों आया हूँ। वह फट पड़ा। मैं जानता हूँ, पायरो बोला। नहीं, आप कैसे जान सकते हैं? तुम मेरे पास आए हो क्योंकि कुछ ऐसा है जो तुम्हें किसी को बताना है। तुम सही हो, मैं ही वह व्यक्ति हूँ। बोलो। पायरो के विश्वास का असर हुआ। फ्रेजर ने आभास भरी आज्ञाकारिता से उसकी ओर देखा। आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मिस्टर पायरो, आपको सपनों के बारे में कुछ जानकारी है? मुझे उससे यह पूछने की आशा नहीं थी। है, उसने उत्तर दिया। तुम्हें सपने आते हैं? आप कहेंगे कि कुदरती है कि मुझे यह सपना आए, मगर यह कोई साधारण सपना नहीं। मुझे यह सपना 3 रातों से लगातार आ रहा है सर। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे बताओ। उस आदमी का चेहरा नीला पड़ गया था। उसकी आंखें जैसे बाहर को निकल रही थी। सच में वह पागल दिख रहा था। हमेशा एक सा ही होता है। मैं समुद्र किनारे हूँ, बेटी को ढूंढता हुआ। वह खो गई है, सिर्फ खो गई है। आप समझते हैं ना? मुझे उसे ढूंढना ही है। मुझे उसे उसकी बेल्ट देनी है। वह मेरे हाथ में है। और फिर सपना बदल जाता है। मैं ढूंढना बंद कर देता हूँ। वह मेरे सामने है, तट पर बैठी हुई। वह मुझे आते नहीं देखती। ओह, मैं कहते रहूं। पायरो की आवाज असरदार थी, दृढ़। मैं उसके पीछे आ खड़ा होता हूँ। वह मेरी आहट नहीं सुनती। मैं बेल्ट उसके गले में डाल देता हूँ और खींचता हूँ। उसकी आवाज का दर्द बहुत भयानक था। मैंने अपनी कुर्सी के हत्थे थाम लिए। सब कुछ बेहद वास्तविक लग रहा था। उसका दम घुट रहा है। वह मर जाती है। मैंने उसका गला घोट दिया है और फिर उसका सिर पीछे की ओर लुढ़क जाता है और मैं उसका चेहरा देखता हूँ और वह मेगन है, बेटी नहीं। उसने पीछे की ओर टेक लगा ली। वह सफेद पड़ गया था और कांप रहा था। पायरो ने शराब का एक और गिलास भरा और उसे थमा दिया। इसका क्या मतलब है मिस्टर पायरो? मुझे यह सपना क्यों आता है हर रात? वाइन पी लो, पायरो ने आदेश दिया। उसने वैसा ही किया और फिर कुछ शांत आवाज में पूछा, इसका क्या अर्थ है? कहीं मैंने तो उसे नहीं मारा? मुझे पता नहीं, पायरो ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि उसी क्षण मैंने डाकी की खटखट सुनी और खुद ब खुद कमरे से बाहर चला गया। लेटर बॉक्स में से जो मैंने निकाला उसने डोनाल्ड फ्रेजर के रहस्योद्घाटन में मेरी सारी दिलचस्पी रफा दफा कर दी। मैं भागा भागा वापस बैठक में गया। पायरो, यह आ गया है 4था पत्र। उसने उछलकर मुझसे पत्र छीन लिया, कागज काटने की छुरी उठाई और उसे फाड़कर खोल लिया। उसने पत्र को मेज पर फैला लिया। हम तीनों एक साथ पढ़ने लगे। अभी भी कोई सफलता नहीं। छी छी, तुम और पुलिस कर क्या रही हो? जो भी है, क्या इसमें मजा नहीं आ रहा? अब हम वाइन के लिए किधर जाएंगे? बेचारे मिस्टर पायरो, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। अगर पहली बार कामयाब न हो तो बार बार कोशिश करो। हमें तो अभी बहुत दूर तक जाना है। टिपरेरी नहीं, वह तो बहुत आगे जाकर आता है। अक्षर टी। अगली छोटी सी घटना डॉन कॉस्टर में होगी 11 सितंबर को। तब तक ABC।